नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी मनोज स्वागत करता हूं आपका आपके विश्वसनीय चैनल क्षेत्रीय न्यूज़ नेटवर्क में। आज हमारे साथ खास बातचीत पर मौजूद हैं हमारे पहाड़ी क्षेत्र बनी के पूर्व विधायक श्री जीवन लाल जी। उनसे बहुत सारे सवाल होंगे, जवाब सुने जाएंगे और साथ ही में जो प्रेजेंट सिचुएशन है जम्मू एंड कश्मीर की, उस पर चर्चा होगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। सर, स्वागत है आपका क्षेत्रीय न्यूज़ नेटवर्क में। धन्यवाद सर, सबसे पहला आपसे ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी से कहाँ चूक हो गई कि इस बार बनी को बीजेपी विधायक से वंचित रहना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से चूक नहीं हुई है। एक गलत प्रोपेगेंडा नैरेटिव फैलाया गया पब्लिक के अंदर कि बनी के युवाओं के लिए पहाड़ी स्टेटस दिलाया जाएगा। जितने पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान हैं उनको 15-20 दिन के अंदर, हम चुनाव के 15-20 दिन के बाद ही पहाड़ी स्टेटस दिलाएंगे और सबको नौकरियां मिलेंगी। तो युवाओं को भड़काने का काम किया, उनके साथ झूठ बोला गया। डेली वेजर को परमानेंट हम जल्दी करेंगे, हम एसपीओज़ को भर्ती करेंगे दोबारा जो रह गए हैं। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें, कहीं जात पात में लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को के साथ जो झूठ बोला गया, लोगों के साथ एक विश्वासघात किया गया। और आज वही लोग, वही युवा जो चुने हुए नुमाइंदे के साथ है, यहाँ के विधायक के सब पीछे चलते थे, आज वही पूछ रहे हैं कि हमारा पहाड़ी स्टेटस कहाँ है। तो एक गलत नैरेटिव फैलाकर, लोगों के अंदर झूठी परसेप्शन बनाकर, तो उस तरह से ये चुनाव जीता है और अब वही लोग रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं। लेकिन सर, दूसरी तरफ कुछ बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो बनी से हैं, वो आप पर कुछ वीडियो क्लिप्स बना रहे हैं और उसमें ये बता रहे हैं कि आप उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा क्यों? मेरे पास जो भी आएगा, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वर्कर है, वो तो हम एक फैमिली हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं कि वो बीजेपी का है या किसी दूसरी पार्टी का है, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति आए, और ना सिर्फ बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का बल्कि कहीं का भी आए, जम्मू कश्मीर का, कहीं का भी, बाहर का भी, दूसरी स्टेट का भी आए, हमारा काम है समाज की सेवा करना। हमारा काम है लोगों की मुश्किलात को सुनना, और जब चाहे वो आ सकता है, जब चाहे वो फ़ोन कर सकता है। और जल्द ही हम गांव में टूर भी लगाएंगे। आपको ध्यान में होगा कि ये चुनाव होने के बाद हमने बनी में मीटिंग की, 2-3 बार हमने मीटिंग्स की और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, सभी वोटर्स का धन्यवाद किया, जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने चुनाव में बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट की, उनका भी धन्यवाद किया। और जिन्होंने नहीं दिया उनको भी हमने कहा कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हमारा काम समाज की सेवा करना है, तो उसमें तो भेदभाव वाली बात हो नहीं सकती है। फिर भी आपके माध्यम से मैं कहता हूँ, अगर किसी कार्यकर्ता को ऐसा लगता है कि मेरी अनदेखी हो रही है, वो जब मर्जी मुझे फ़ोन कॉल कर सकता है। आपके माध्यम से आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है। सर, ये तुम जानते हैं कि जब आप विधायक बने तो वो सरकार केवल 5-6 साल ही चली, 5-6 साल नहीं, सॉरी 5-6 महीने ही चली होगी, क्योंकि आपकी एक गठबंधन की सरकार बनी थी पीडीपी के साथ। फिर बाद में मतभेद शुरू हुए तो वो सरकार नहीं चल पाई, टिक नहीं पाई वो। लेकिन लोग आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने 10 सालों तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो एक विधायक को करना चाहिए था। जो आपने सवाल किया उसी में आपने जवाब भी दे दिया कि 14 में चुनाव हुए, 14 के बाद 24 में चुनाव हुए। तो आपने कहा 6 महीने में उसको बढ़ाता हूँ। लगभग हमने 2.5 साल तक ये सरकार चलाई, लेकिन खींचातानी में सरकार चली, क्योंकि दोनों पार्टियाँ जो है वो अलग अलग विचारधारा से बिलोंग करती हैं। आप सब जानते हैं, पीडीपी की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा में बहुत अंतर है। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जब तक ये दो पार्टियाँ मिलकर नहीं इकट्ठी होती, कोलिशन में नहीं आती, तो तब तक सरकार नहीं बन सकती थी। और वो जो सरकार थी उसमें वो सही तरीके से चल नहीं पाई। लगभग 2.5 साल चली, लेकिन बीच में ब्रेक आती रही, और जिसकी वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट के काम रुके भी। लेकिन हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये आज भी दावे के साथ कहते हैं कि जो 14 के बाद डेवलपमेंट के काम हुए हैं बीजेपी के दौर में, वो एक रिकॉर्ड है। और वो रिकॉर्ड कोई भी दूसरी पार्टी के नुमाइंदे आ जाए, सरकार आ जाए, वो रिकॉर्ड हमारा 2.5 साल का जो है वो 20 साल में भी नहीं तोड़ सकते हैं। आपके सामने मिसालें हैं, कहाँ कहाँ रोड पहुँचे, क्या क्या डेवलपमेंट हुई। लेकिन
जो ये कह रहे हैं कि 10 साल तक कुछ नहीं किया, वो खुद ही कह रहे हैं कोई भाई आप 2.5 साल 2 साल विधायक रहे और 10 साल तक कुछ नहीं किया, वो क्वेश्चन क्या बनता है? मेरी समझ में वो आता नहीं है कि 2.5 साल सरकार रही तो 10 साल की विफलता कहाँ से बता रहे हैं? बिल्कुल। मैं तो 18 से एक्स एमएलए था, बिल्कुल आज भी एक्स एमएलए हूँ। एक्स एमएलए मीन्स तो कोई अथॉरिटी तो नहीं है। जब जितने टेन्योर के लिए मैं एमएलए रहा उतने टेन्योर के लिए मैं जवाबदेह था, लेकिन प्रयास करना मैं बीइंग पूर्व विधायक भी मैंने पूरा प्रयास किया और आज भी मैं प्रयास करता हूँ। वो मेरा एक दायित्व है, अपने समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं करता हूँ। लेकिन ये कहना कि 10 साल में कुछ नहीं किया, पहले उनको पूछिए कितने साल विधायक रहा है तो वो उसमें जवाब मिल जाता है। जी सर, पूरे भारत में समूचा विपक्ष बीजेपी एंटी बीजेपी होता जा रहा है और इसमें एक हमारे समाज का एक स्पेशल वर्ग भी आ रहा है। 2019 आर्टिकल एब्रोगेट हुआ, उसका विरोध हुआ, सीए आया, उसका विरोध हुआ, फिर ट्रिपल तलाक, उसका विरोध। अब हाल ही में 2025 अमेंडमेंट वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, उसका विरोध हुआ। कहीं यही सब वजह तो नहीं कि बीजेपी को एंटी मुस्लिम पार्टी समझा जाता है? देखिए, जो अपोजिशन है पूरे देश में, आप देखिए अपोजिशन की क्या हालत है। कांग्रेस को देखिए, एक क्षेत्रीय दल बन के रह गया है और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ वहाँ बीजेपी का आधार बढ़ रहा है। आज देश में नहीं, दुनिया में, पूरी दुनिया में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, सियासी दल है। और अपोजिशन का काम है उस पर गवर्नमेंट पे, रूलिंग पार्टी पे नुक्ताचीनी करना, हम उसको नहीं कहते, लेकिन आधार के बेस पर नुक्ताचीनी करो, परफॉर्मेंस को चैलेंज करो, पब्लिक को जागरूक करो, वो राइट है। लेकिन आपने सीएए का जिक्र किया, मुझे कहिए आज क्या परिस्थितियाँ हैं? आज कश्मीर में क्या हुआ? 28 निर्दोष सैलानियों को मारा गया। और क्यों मारा गया? क्योंकि वो हिंदू थे, उनके नाम पूछकर मारा गया। उनको कहा गया कि आप कलमा पढ़ो पहले, जो कलमा नहीं पढ़ सकता उसको मार दिया गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि सीएए है क्या, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है क्या? वो एक्ट ये है कि यहाँ भी कहीं हिंदुओं के ऊपर या दूसरे धर्मों के जो लोग हैं यहाँ रहते हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, आज बांग्लादेश में क्या हालत है, पाकिस्तान में क्या हालत है, अफगानिस्तान के क्या हालात हैं, वहाँ पर अगर हिंदुओं के ऊपर, सिख ईसाइयों के ऊपर, बौद्ध के ऊपर अत्याचार होते हैं तो उनको हिंदुस्तान में रहने के हकूक़ दिए जाएं, उनको यहाँ का शहरी तस्लीम किया जाए, वो सीए। मुझे कहिए इसमें मुसलमान को क्या एतराज़ है और इनको ये अपोजिशन वालों को क्या एतराज़ है? अगर हिंदुस्तान के एक हिस्से में, कश्मीर में सुरक्षित नहीं है, जम्मू कश्मीर में सुरक्षित नहीं है, तो अगर वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सुरक्षित है क्या हालात है? तो क्या हमें उनको हिंदुस्तान में जगह नहीं देनी चाहिए? हिंदुस्तान यहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र है, सेकुलर है, लेकिन सेकुलर कंट्री है, लेकिन हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र है। वहाँ पर हिंदू को रहने के लिए जगह नहीं, वो कहाँ जाएंगे? वो तो एक इंसानियत की बात है। और उसमें मुझे लगता है अपोजिशन जो गलत प्रोपेगेंडा करे, उसमें कहा कि मुसलमानों के हकूक़ खत्म हो जाएगा। उसमें कहाँ लिखा है? वो पेज निकाल के बताइए। यहाँ लिखा है कि मुसलमानों के सिटीजनशिप खत्म की जाएगी, एक्सप्लोर किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इसी तरह से आप देखिए, धारा 370 समाप्त करने की बात है। मुझे कहिए धारा 370 पहले कहती क्या है? धारा 370 ये कहती है कि जम्मू कश्मीर को अलग विधान मिलेगा और अलग प्रधान मिलेगा और अलग झंडा मिलेगा। ये थी ना धारा 370। अब मुझे कहिए दुनिया में कोई ऐसा देश है जहाँ जिसके 2 झंडे होते हैं या जो 2 विधान होते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 370 धारा को समाप्त करके एक विधान, एक निशान, एक प्रधान का जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी का सपना था उसको साकार किया, तो मुझे कहिए उसमें कौन सी बुरी बात है? उससे तो देश की एकता और अखंडता को मजबूती मिली है। उसका विरोध करना और फिर उसमें कहना आपकी ज़मीनें चली जाएंगी। किसकी ज़मीन गई धारा 370 समाप्त होने के बाद? आपके रोज़गार चलेंगे, किसके रोज़गार चलेंगे? डोमिसाइल बना हुआ है, जितने रोज़गार होंगे लोकल को मिलेंगे।
आज जो कह रहे थे कि रोजगार चले जाएंगे, धारा 370 समाप्त होने के बाद, आज उनकी सरकार है एनसी और कांग्रेस वालों की। अब उनको पूछिए, गवर्नमेंट के ऑफिस में जितने भी डिपार्टमेंट्स में बेशुमार वैकेंसियाँ पड़ी हुई और पढ़े लिखे बेरोजगारी बढ़ रही है। आज वो क्यों नहीं पोस्टें निकालते? उनको फिलअप कीजिए। हम नहीं कहते कि आप पूरी तरह बेरोजगारी को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जितने आपके पास पोस्टें हैं उसको फिलअप कीजिए। बेरोजगारी बहुत बड़ी चैलेंज है। जो लोग पीएचडी करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, प्रोफेशनल डिग्रीज करके घर बैठे हैं, वो उनके लिए रोजगार, आपके पास वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, वैकेंसीज निकालिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, कितनी खस्ता हालत है। देहाती इलाकों में देखें आप, तो नहीं कर रहे हैं। धारा 370 चाहिए, उससे पोस्टें थोड़ी निकलेंगी। दूसरा, जैसे आपने कहा कि इसको भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो ये वक्फ बिल लाया, वक्फ बिल क्या है? इसमें चंद एक लैंड माफियाज हैं जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, जो गरीब लोग हैं उनकी ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, उनको फिर आगे रेंट आउट करते हैं, किराए पर लगाते हैं और उनका धंधा चलता है। वक्फ का मतलब होता है कि कोई गरीब को मदद के लिए कोई अपनी प्रॉपर्टी में से दान कर देता है। वो ये नहीं है, ये एक माफिया ग्रुप है जो ऑपरेट करता है, और जो गरीब मुस्लिम है उसको बेनिफिट नहीं हो रहा है। अब किसी को क्या तकलीफ है? वक्फ बिल में ट्रांसपेरेंसी आ जाए, कोई किसी की लैंड नहीं छीन सकता, वक्फ की नहीं छीन सकता है, या धर्मार्थ ट्रस्ट की है उसको नहीं छीन सकता है, ना प्राइवेट छीन सकता है, कोई नहीं छीन सकता। हमारे पास कोर्ट्स हैं, लेकिन उसकी मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और जिस मकसद के लिए वो वक्फ प्रॉपर्टी है वो मकसद अचीव हो और गवर्नमेंट उसमें ट्रांसपेरेंसी लाए, ये गवर्नमेंट का दायित्व है। और उसमें किसको एतराज़ है? गरीब जनता को एतराज़ नहीं है, गरीब मुस्लिम को एतराज़ नहीं है, वो चंद एक लोगों को जो मैनिपुलेटर्स है उनका धंधा बंद होता है, उनको एतराज़ है। सर, अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात करें तो पारसी 0.5% आते हैं, लेकिन दिक्कत मुसलमानों को ही भारत में क्यों? नहीं, मैं एक इससे थोड़ा सा अलग हट के बात करूंगा कि जब हम सभी मुसलमान की बात करें वो गलत है। इस देश को बनाने में भी, मुसलमान को आज़ाद कराने में भी रोल रहा है और बाद में भी बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहूँगा कि उग्रवाद जो एक बीमारी है, जितने उग्रवादी जनरेट हो रहे हैं और 99% जो है सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से हो रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी। मुझे कहिए, हिंदू उग्रवादी क्यों नहीं है? हिंदू क्यों नहीं हथियार उठाता है? वो क्यों नहीं ट्रेनिंग करता है? जाता है क्या? जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे एक भी मिसाल बता दीजिए। और फिर जो उग्रवाद बनता है, उग्रवादी बनते हैं या अलगाववादी की तंजीमें बनती हैं, वो स्पेशली टारगेट किसको करती हैं? हिंदुओं को, सिखों को और दूसरे धर्म के लोगों को। हम ये नहीं कहते कि सारे मुस्लिम गलत, बहुत अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये उग्रवाद जो है ये इन्हीं में से कुछ लोग, वो भी कहते हैं हम सच्चे मुसलमान हैं, उग्रवादी कहते हैं, और जो उग्रवादी के साथ भी नहीं चलते हैं वो भी कहते हैं हम सच्चे मुसलमान हैं। अब हमें नहीं पता इस्लाम में क्या लिखा है। मेरा धर्म इस्लाम तो है नहीं, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, मैं किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन क्या कारण है? मैं तो उसका धर्म मानता ही नहीं जो इंसान को मारता है, जिसमें इंसानियत है ही नहीं, जो दरिंदा है, दरिंदे का धर्म हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो भी तो आपने देखा होगा, लोगों को, वो जो टूरिस्ट गए थे उनको कहा गया आप कहो अल्लाहू अकबर, आप कलमा पढ़ो। मुझे नहीं समझ आई ये शिक्षा इस्लाम में है या नहीं है। हम किसको सच माने? और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि हालात को बिगाड़ने में हो सकता है इसके पीछे सियासत भी होगी,
हो सकता है सियासत भी होगी। कश्मीर के लोगों को कभी बताया ही नहीं गया, वहाँ के जो लोकल सियासतदान है, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कभी बताया नहीं गया कि आप हिंदुस्तानी हैं भाई, आपको हिंदुस्तानी बन के आप देखिए। आगा सैयद रहुल्ला मेहदी का स्टेटमेंट, जब टूरिस्ट पूरे हिंदुस्तान से आ रहे थे तो उसने क्या कहा? उसने कहा ये कश्मीर के कल्चर के ऊपर हमला हो रहा है। अब मुझे कहिए, ऐसी मानसिकता के लोग जब पार्लियामेंट में जाकर बैठेंगे तो लोगों को वो क्या एजुकेट करेंगे, लोगों को वो क्या लीड करेंगे, कि कौन सी डायरेक्शन देंगे? और आपने देखे होंगे स्टेटमेंट, कई बार मीडिया के लोग उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जी से जब सवाल पूछते हैं कि क्या पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा होना चाहिए, बोलते हैं ले ले हिंदुस्तान, ले ले हिंदुस्तान। क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? वो चाइना से क्यों नहीं लड़ते? उन्होंने कभी नहीं कहा कि पीओके जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहिए। ये एक एग्रीमेंट के तहत हिंदुस्तान का हिस्सा बना है और अटूट अंग है। जिस तरह बाकी स्टेट है, कुछ पाकिस्तान के साथ जुड़ गई, कुछ हिंदुस्तान के साथ जुड़ गई, इसका भी एग्रीमेंट हुआ है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया हुआ है यहाँ के महाराजा हरि सिंह ने 1947 में, और ये हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। और जो पीओके है वो भी हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। लेकिन इन सियासतदानों ने लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं और मारे जाते हैं गरीब। जी सर, वैसे तो घाटी शुरू से ही विवादों में रही है 1947 के बाद से ही, लेकिन अब तो हद ही हो गई, टारगेट किलिंग। और जब भी किसी कश्मीरी मेंबर को या कश्मीरी मिनिस्टर को इस बात पे जिक्र करते हुए हम लोगों ने सुना तो वो सीधा कह देते हैं कि ये इनोसेंट लोग हैं। सर, AK-47 लेकर वो लोग चलते हैं, क्या वो इनोसेंट हैं? देखिए, कभी जो पथराव करते हैं, जो अलगाववादी तंजीमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करते हैं, जो मिलिटेंट बनते हैं, उनके लिए कश्मीर के लीडर जो हैं, सो कॉल्ड लीडर, हम उनको लीडर नहीं मानते हैं, उनको बोलते हैं ये भटके हुए नौजवान हैं, मासूम नौजवान है, ये भटके हुए हैं। जी सर, मासूम नौजवान। और आपको याद होगा एक हीलिंग टच पॉलिसी भी लाई थी इन्होंने, जब कांग्रेस और PDP की सरकार थी। हीलिंग टच पॉलिसी, अगर आपके ध्यान में होगा, जो मिलिटेंट हथियार डाल देते थे उनको सरकारी नौकरी दी जाती थी। मुझे कहिए, फिर लोग उग्रवाद की ओर दौड़ेंगे क्यों नहीं? एक तो मासूम लोगों का कत्लेआम करेंगे, जी बिल्कुल, एक देशद्रोह का काम करेंगे, और दूसरा उनको फिर बजाय कि उनको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए, उनको सजा दी जाए, उनको जॉब मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इन लोगों की पॉलिसीज की वजह से कश्मीर के अंदर हालात ठीक नहीं हो रहे हैं। और मैं आज भी कहता हूँ, ऐसे लीडर जो लोगों को गुमराह करते हैं, गलत गाइड करते हैं, भटकाते हैं, जो उग्रवादियों को पनाह देते हैं, मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ, अगर जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो मिलिटेंट के हमदर्द हैं, अगर वो उनको पनाह नहीं दें तो मिलिटेंट 1 हफ्ता सर्वाइव नहीं कर सकता है। और यहाँ पर तो आज नए नुमाइंदे तैयार हुए हैं जो कहते हैं कि ओवरग्राउंड वर्कर की पूछताछ मत करो। आपने देखी होगी, हमारे विधायक की भी घटना, प्रोटेस्ट किया था, मासूम लोगों की पूछताछ होती है, मासूम लोगों को पूछा जाता है, इन्वेस्टिगेट करती है सिक्योरिटी एजेंसीज। सिक्योरिटी एजेंसीज पूछताछ नहीं करेंगी, इंक्वायरी नहीं करेंगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगी कि कहाँ कहाँ मिलिटेंट रहते हैं, कौन कौन लोग मिलिटेंट को शेल्टर देते हैं, खाना देते हैं, सूचना देते हैं, तो उनको मिलिटेंट को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाएगी। और ये कहते हैं नहीं नहीं मासूम लोगों। तो ये सोच, मैं कहता हूँ, हम में से भी लोग, कुछ हिंदुओं में से भी इक्का दुक्का जो है, जो बिकाऊ लोग हैं, खुदगर्ज लोग हैं, वो भी हानिकारक है और उनको भी इंटेरोगेट करना चाहिए।
वैसे तो घाटी शुरू से ही विवादों में है। 1947 के बाद ही घाटी में विवाद शुरू हो गए, लेकिन अब तो हद ही हो गई। टारगेट के लिए ऐसी मानसिकता, इसके पीछे पाकिस्तान भले ही हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि देश के दुश्मनों से ज़्यादा घर के दुश्मनों का इलाज ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। देश के भीतर और इस जम्मू कश्मीर के भीतर जब पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं, आतंकवादी आते हैं, जब तक उनको कोई शरण ना दे, जब तक उनको कोई खाना ना दे, जब तक उनको कोई सूचना ना दे, जब तक उनको कोई सपोर्ट ना दे, तब तक वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ, चोर को मत मारो, चोर को बाद में मारो, पहले चोर की माँ को मारो। जो उग्रवादियों को जन्म देते हैं, पाकिस्तान है चाहे, और जो उग्रवादियों का पालन पोषण करते हैं, जिनको हम ओवरग्राउंड वर्कर कहते हैं। और एक और कैटेगरी तैयार हो गई है, वो कैटेगरी है ओवरग्राउंड वर्कर को शील्ड करने वाले। और जो वो कैटेगरी के लोग हैं, उसमें पॉलिटिशियन है, जो ओवरग्राउंड वर्कर के खिलाफ कार्रवाई हो तो नाराबाजी करते हैं, उसके प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि ये लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जब तक चीज़ें ये इन्वेस्टिगेट नहीं होंगी, इनकी इंटेरोगेशन नहीं होगी उन लोगों की जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो पता कैसे चलेगा कि ये इनका जो नेटवर्क है कैसे ऑपरेट करता है। जैसे सर कुलगाम में हमला हुआ, तो इस पे किसी लीडर का हाथ तो नहीं है? नहीं, उनकी वजह से हुआ हो या कैसे? पहले क्यों नहीं हुआ? जहाँ उधर से जो सिक्योरिटी डाली थी। मैं एक बात कहूँगा, इसका एक उदाहरण दूंगा जी। आगा सईद रऊहुल्लाह मेहदी जी, जो MP हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कुछ दिनों पहले उसका स्टेटमेंट आया कि देश के अलग अलग हिस्सों से ये टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं कश्मीर के अंदर, ये हमारे कल्चर के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर हमला है जी। इसका क्या माने है? इसका माने यही है कि वो नहीं आना देना चाहते, और जो किलिंग्स हुई हैं वो उन्हीं लोगों ने की हैं जो चाहते हैं कि नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि इसके पीछे पॉलिटिकल जो हाथ है वो जरूर है जी। और इसकी तह तक जाना जरूरी है। ये ठीक है, देश की सरकार सक्षम है, प्रधानमंत्री जी सक्षम है, देश की सेना सक्षम है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जाएगा जो उसकी आने वाली पीढ़ियां जो है वो याद रखेंगी, वो होगा। लेकिन देश के भीतर जो उग्रवादियों के, अलगाववादियों के सिंपैथाइजर हैं, हमदर्द हैं, उनको पनाह देने वाले, उनका पालन पोषण करने वाले हैं, उनकी मेहमागिरी करने वाले हैं, उनकी विचारधारा को आगे ले जाने वाले हैं, और उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर भी जहर उगलते हैं। जी बिल्कुल। और ये चीज़ें तो सिक्योरिटी एजेंसीज के और सरकार के ध्यान में जी। सोशल मीडिया के ऊपर जहर उगलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बहाने से कि ये इनको बोलने का अधिकार है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन है। राइट ऑफ एक्सप्रेशन ये नहीं कहता कि आप देश के खिलाफ बोलिए, आप देश की एकता और अखंडता के लिए जो है वो मुसीबत खड़ी करें, प्रॉब्लम खड़ी करें। तो मैं कहता हूँ कि एक बहुत अलग तरीके का नेक्सस चल रहा है। मैंने आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी जो प्रोटेस्ट हुए कश्मीर वैली में हुए, जम्मू सूबे में हुए, हिंदू मुसलमान सब ने प्रोटेस्ट किया। इस वारदात की, इस इनह्यूमन एक्ट की, दरिंदगी की सब लोगों ने मजम्मत की, मैं उसका वेलकम करता हूँ। लेकिन आप मीडिया से हैं, आप ज़रा उन वीडियोस का एनालाइज कीजिए। कुछ जगह पर ऐसे भी प्रोटेस्ट हुए यहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा। जी जी बिल्कुल सही। सिर्फ कहा गया कि मासूमों की हत्या बंद करो, लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा। शायद वो पाकिस्तान से हम, और मैं यही कहता हूँ, और वो लोग जो पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कर रहे, इस वारदात की नुक्ताचीनी मुखालफत कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों नहीं होना चाहिए जिसकी इमा पर ये हिमाकत हुई है, जिसकी शय पर ये काम हुआ है। इसका मतलब
वो खाते पीते हिंदुस्तान का है जी। और उनकी रूह जो है, आत्मा जो है, वो पाकिस्तान में बसी हुई है। ऐसे लोगों को पाकिस्तान में ही जाकर बसना चाहिए और इनको यहाँ से निकालना चाहिए। सर मेरा मानना है हिंदुस्तान में वही रहना चाहिए, चाहे किसी जी। भी मजहब का है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई। हम मजहब की बात नहीं करते, लेकिन रहोगे हिंदुस्तान में और गुणगान करोगे पाकिस्तान का, नमक खाओगे हिंदुस्तान का और गुणगान करोगे पाकिस्तान का, तो मुझे समझ मेरी जहाँ तक समझ है, इन देशद्रोहियों को यहाँ से जब तक निकालोगे नहीं, ये बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। ये विचारधारा को आगे प्रोपोगेट करते हैं, उसको फैलाते हैं। सर इस एक घटना जो ये अभी पुलवामा में घटना हुई, इसके बाद क्या आपको लगता है जिसका वादा देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अभी हमारे यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री करते हैं कि कश्मीरी पंडितों के लिए घाटी सुरक्षित है, क्या उन्हें वापस आना चाहिए? क्या इस बात की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री लेते हैं कि उनके साथ 1990-91 वाली बर्बरता नहीं होगी, उनका जेनोसाइड नहीं होगा, उनकी बच्चियों के साथ रेप नहीं होंगे? जिस तरह की वारदात अभी पहलगाम में हुई है, मैं नहीं समझता कि अभी कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए माहौल जो अनुकूल है। इसके लिए और प्रयास करने चाहिए, जिस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है, और ओवरग्राउंड वर्कर और उनके जो समर्थक हैं उग्रवादियों के, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ये पूरा नेटवर्क ध्वस्त नहीं हो जाता, तब तक मैं नहीं समझता कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में जाकर सेफ हैं। बिल्कुल। और कश्मीरी पंडितों की वापसी होना बहुत ज़रूरी है, जी। देश के लिए ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर की जो एक सेकुलर करैक्टर है उसको ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अनुकूल वातावरण हो। और मैं कहता हूँ कि ये जो नेटवर्क एक बना हुआ है, इसको पहले सबसे पहले इसको समाप्त करना चाहिए। सर एक और सवाल, अगर वर्तमान में आप फिर से विधायक बनते हैं तो आपका अपने क्षेत्र के लिए कौन से प्रयास रहेंगे, इस पे भी ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, अपने क्षेत्र के लिए प्रयास मेरा हमेशा जारी रहेगा, चाहे वो बनी तहसील है, चाहे मशीदी तहसील है। जो हम कर सकते हैं वो करेंगे, जो हमसे हो सकता है हमने किया है। कहीं कमियां भी रही होंगी, लेकिन जो कर सकते हैं वो किया, और जो हो सकेगा वो करेंगे। विधायक बनना ना बनना, चुना जाना ना चुना जाना, वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। इलेक्शन कंटेस्ट करना ना करना वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अपने तरफ से अपना पूरी क्षमता के साथ बनी विधानसभा के विकास के लिए हमारा प्रयास जो आखिरी दम तक जारी रहेगा। धन्यवाद सर। ये हमारे देश की बदकिस्मती है कि हमें अपने फंडामेंटल राइट तो चाहिए, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए हमारे पास समय नहीं। भारतीय होने के नाते हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के प्रति कुछ करें। हमारा काम है सरकार बनाना, इलेक्शन में वोट कंटेस्ट करना, और सरकार का काम है आम जनता को सुरक्षा देना। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। धन्यवाद।